हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 25 मार्च और आज है होली का त्योहार। आज के दिन पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। इसके साथ ही ये त्योहार जो है वो भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का प्रतीक है। इसमें हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। तो आप सभी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं ये त्योहार आपके जीवन में नई उमंग और रंग लेकर आएगा। शुरू करते हैं अब आज की क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। यहाँ पर सामरिक परमाणु हथियारों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इस पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, they are intended to devastate enemy targets in a specific area without causing widespread destruction and radioactive fallout. Second, these warheads can be delivered only via ballistic missiles. And third, 9 countries have tactical nuclear weapons according to the Federation of American Scientists. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है ये बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जबकि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो दे रेफर टू अ न्यूक्लियर वेपन्स दैट हैव बिगर ऑब्जेक्टिव सच एज destroying cities or larger targets with the larger war-waging objectives in mind. And these warheads can be delivered via a variety of missiles, torpedoes, and gravity bombs from naval, air और ground forces. तो ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ मिसाइल से ही लॉन्च किया जा सकता है। आपने पीछे क्वेश्चंस में देखा कि 9 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास ये टेक्निक है। उनमें है रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज वेपन्स होते हैं जिनका रेंज होता है लेस देन 500 लैंड बेस्ड मिसाइल्स के साथ, और अगर एयर या सी लॉन्च्ड वेपन्स की बात करें तो वहां पर होता है लेस देन 1600 किलोमीटर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्प्रेरक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस which was launched recently is related to which of these? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में लॉन्च किया गया जो उत्कृष्टता केंद्र है जिसका नाम है उत्प्रेरक, वो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं वैक्सीन रिसर्च से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एनर्जी इफिशियंसी से या फिर फूड इंजीनियरिंग से। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये संबंधित है एनर्जी इफिशियंसी से। आप यहाँ देख सकते हैं। उत्प्रेरक का फुल फॉर्म होता है द उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। It is a center of excellence to accelerate adoption of energy efficient technologies and seeks to play a catalytic role in improving the energy efficiency of Indian industry. इसके साथ ही इसको सेटअप किया गया है बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। तो आपने अभी उत्प्रेरक के बारे में देखा, ये भारत सरकार का जो विद्युत मंत्रालय है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है और उद्योग में सूक्ष्म प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है ताकि उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र जो हैं उनको और ज्यादा मजबूती प्रदान की जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। यहाँ पर आपसे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको उन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, It was established in 1865 as International Telegraph Union. Second, only sovereign nations
who are members of United Nations can become the member of ITU. And third, it is headquartered in Geneva, Switzerland. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि ITU से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली डॉक्टर नीरज मित्तल को एनोनिमसली इलेक्ट किया गया है एज co-chair of the Digital Innovation Board of International Telecommunication Union. सो ITU की बात करें तो ये एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड बॉडी है। सो 1947 में जो ITU है ये बना था स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशंस का फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था एज ITU इन 1865। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इट हैज अ मेंबरशिप ऑफ 193 कंट्रीज एंड मोर देन 1000 कंपनीज, यूनिवर्सिटीज एंड इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो देशों के साथ साथ इसकी जो मेंबर्स हैं वो कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल और रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि ITU का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been recently awarded with the PV Narasimha Rao Memorial Award for his outstanding contributions in the field of philanthropy। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में, ये मार्च माह की खबर है, परोपकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं शिवनादर, अजीम प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला या फिर रतन नवल टाटा। आपको बताना है कि PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सम्मानित किया गया है इस वर्ष रतन टाटा को, जिनका पूरा नाम है रतन नवल टाटा। आप यहाँ देख सकते हैं। सो रतन टाटा वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस PV नरसिम्हा राव Memorial Award for his outstanding contributions in the field of philanthropy, and this award presentation took place at Mumbai, Maharashtra. इसके साथ ही इनको कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कि पद्म भूषण इन्हें 2000 में दिया गया, पद्म विभूषण 2008 में, और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इन्हें 2023 में सम्मानित किया गया है। सो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड का जो नाम है वो रखा गया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया PV नरसिम्हा राव के नाम। एंड दिस अवार्ड recognizes individuals who have demonstrated exceptional dedication to the social welfare and humanitarian causes. अभी हाल ही में न्यूज आपने देखा होगा कि वर्ष 2024 के लिए जो भारत रत्न की घोषणा हुई है उसमें PV नरसिम्हा राव जी का भी नाम है, तो इन्हें भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which city India's first indoor athletics center was inaugurated in March 2024? आपसे पूछा जा रहा है मार्च 2024 में भारत के किस शहर में इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन किया गया, और ये पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर है भारत का। आपके ऑप्शंस हैं राउरकेला, भुवनेश्वर, संबलपुर या फिर कटक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये किया गया है भुवनेश्वर में। आप यहाँ देख सकते हैं। सो नवीन पटनायक जो कि चीफ मिनिस्टर हैं ओडिशा के, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स सेंटर एंड अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंडोर एक्वेटिक हब एट कलिंग स्टेडियम इन भुवनेश्वर, ओडिशा। So the indoor aquatic center features a temperature controlled 50-meter Olympic size swimming pool. तो आप ध्यान रखेंगे भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर जो है वो अभी हाल ही में
खोला गया है भुवनेश्वर, ओडिशा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following pairs of various operations launched by India to bring their stranded people from abroad and the countries in which these missions are sent. So choose the incorrect statement. यहाँ पर विदेश में फंसे लोगों को भारत वापस लाने के लिए जो भारत देश है उसके द्वारा कई अभियान समय समय पर चलाए गए हैं, और वो किस देश से संबंधित है। यहाँ पर एक तरफ मिशन का नाम है, एक तरफ वो देश है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए में है संकट मोचन मिशन, जो कि संबंधित है साउथ सूडान से। सेकंड, ऑपरेशन निस्तार, ये सोकोत्रा आइलैंड से संबंधित है। देवी शक्ति ऑपरेशन अफगानिस्तान से, और इंद्रावती यमन से। आप ध्यान देंगे कि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। इंद्रावती जो ऑपरेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है वो यमन से संबंधित नहीं है, वो हैती से संबंधित है। बाकी तीनों ही ऑप्शंस आपके यहाँ पर सही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन इंद्रावती टू इवैक्यूएट इट्स नेशनल्स फ्रॉम हैती टू डोमिनिकन रिपब्लिक. So Haiti has been under a state of emergency after some armed groups attacked the country's largest prison in the Port-au-Prince earlier this month. तो आप ध्यान रखेंगे हैती से जो भारतीय नागरिक हैं उनको निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। इसके साथ ही क्वेश्चंस में कुछ और भी ऑप्शन थे, जैसे आपने देखा ऑपरेशन संकट मोचन है, तो ये दक्षिणी सूडान में जो गृह युद्ध के दौरान भारतीय वहां पर फंसे थे, ये उस वक्त चलाया गया था, और ये 2016 की घटना है। इसके साथ ही अगर हम ऑपरेशन निस्तार की बात करें तो ये यमन के आसपास का जो क्षेत्र है या यमन से संबंधित जो सोकोत्रा आइलैंड है उससे संबंधित है ये ऑपरेशन निस्तार, और ये चलाया गया था क्योंकि उस समय वहां पर चक्रवात मेकुनु आया था, और उसकी वजह से वहां पे आम जनमानस काफी प्रभावित हुआ था। तो जो भारतीय वहां पर फंसे थे उनको भारतीय नौसेना के द्वारा कैसे वापस लाया गया उसके लिए ये अभियान था, और ये चलाया गया था 2018 में। अब इसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति की। ये काफी चर्चा में रहा था, आपको पता ही होगा। जो अफगानिस्तान में भारतीय नागरिक फंसे थे या जो सहयोगी लोग थे उनको सुरक्षित अपने देश में वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था भारतीय वायु सेना और अन्य जो रक्षा बल हैं उनके द्वारा। ये ऑपरेशन चला गया था 2021 में, जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। और इंद्रावती आपने देखा कि ये हैती से संबंधित है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।